नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नवोदन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल के अंतर्गत एक क्लास नंबर 28 है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत नदी अपवाह तंत्र को पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में हमने नदी अपवाह तंत्र में अपवाह प्रतिरूप को देखा था, जिसको हम कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न। पिछली क्लास में हमने ड्रेनेज पैटर्न के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पैटर्न को देखा था। आज हम बचे हुए कुछ और महत्वपूर्ण पैटर्न को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रेनेज पैटर्न। देखिए, पहला है कंटकीय प्रतिरूप, उसी को हम कहते हैं बारबेड पैटर्न। बारबेड पैटर्न, देखिए सबसे पहले हमें इसमें यह समझना है कि यह कहना क्या चाहता है। देखिए, जिन नदियों की मुख्य नदी के साथ संगत, जब कोई एक नदी बह रही हो, उस नदी के साथ कोई नदी सहायक नदी आती है, और जब कोई सहायक नदी के साथ जब इसका संगत होता है, संगत का मतलब होता है ये यहाँ पर नदियों का मिल जाना। तो जब जिन नदियों के मुख्य नदी के साथ संगत कैसी हो, असंगत नजर आए, इसकी जो संगत हो वो असंगत नजर आए, जैसे कि वे कंटकीय प्रतिरूप होते हैं। जैसे इसको सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, माना ये एक नदी है, ये एक नदी है, इसका जो फ्लोइंग वाटर है वो इस तरफ है, लेफ्ट से राइट की ओर। कोई एक सहायक नदी आती है जिसका इस तरफ से ऐसा फ्लोइंग है। देखो, तो अब अगर कोई चीज जा रही है और पीछे से एक व्यक्ति ने धक्का लगा दिया है, तो उसकी जो स्पीड होगी वो उसकी पहली नॉर्मल नदी की अपेक्षा स्पीड और बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां से भी अब जल आ रहा है, यहां से भी जल जो है वो फोर्स लगा रहा है, तो इसकी स्पीड जो होगी वो तेज हो जाएगी। तो ये कैसा है, एक जनरल पैटर्न, जिसको हम कहते हैं एक साधारण पैटर्न है। एक साधारण पैटर्न है जो कि आमतौर पर देखने को मिलता है। लेकिन एक ऐसा पैटर्न है जिस पैटर्न में नदी की जो दिशा है वो राइट से लेफ्ट की ओर है, मगर एक जो सहायक नदी है वो उस पर उल्टा फोर्स लगा रहा है, उल्टा फोर्स लगा रहा है। मान लीजिए ये फ्लोइंग हो, अब इनको ऐसे लगाना चाहिए, लेकिन अब क्या है कि इसकी जो फ्लोइंग है वो इस तरह है और ऐसे ये अपोजिट फोर्स। मुख्य नदी और सहायक नदी का जो संगत है वो एक असंगत नजर आ रहा है, क्योंकि जो फोर्स है वो अपोजिट उल्टी तरफ लगा रहा है। तो देखिए, जब कई सहायक नदियां मुख्य नदी की दिशा में विपरीत दिशा में बहकर संगम बनाती हैं, उसे हम कंटकीय प्रतिरूप कहते हैं। देखिए, इसका उदाहरण जो है, अगर हम इंडिया के उत्तर में स्थित नेपाल देश है, नेपाल में एक नदी है जो कि इंडिया की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, कोसी नदी। कोसी नदी की सहायक नदी है अरुण। यह एक उदाहरण है कंटकीय प्रतिरूप का, बारबेड पैटर्न का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप जैसे कि शब्द से ही नजर आ रहा है, ऐसा प्रतिरूप जिसमें नदियों का जो मेल है, मुख्य नदी से उसकी सहायक नदियों का जो मेल होगा वो समकोण पर होगा। देखिए, वह अपवाह तंत्र जहां पर भ्रंश पाए जाते हैं, वह अपवाह तंत्र जहां पर भ्रंश पाए जाते हैं। भ्रंश का मतलब है बीच बीच में समतल जो स्थान होता है वहां पर थोड़े से जमीन जो होती है वो गहराई पे मिलेगी, ये इस तरफ के भ्रंश पाए जाते हैं। तो भ्रंश पाए जाते हैं जहां पर चट्टानों के जोड़, जहां पर चट्टानों के जो जोड़ हैं और संधियां हैं वो आयत के रूप में पाई जाती हैं। कहने का मतलब है जमीन के नीचे बहुत बड़ी संख्या में चट्टानें पाई जाती हैं और चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो इस प्रकार का पैटर्न वहां ही उत्पन्न होता है जहां पर ये जो चट्टानें होती हैं वो जो संधि होती हैं वो समकोण के रूप में मिलती हैं। और ये कहाँ ज्यादा मिलती है, जहां पर भ्रंश पाए जाते हैं। सहायक नदियां मुख्य नदी में लगभग समकोण पर मिलती है। मुख्य नदी में जो सहायक नदी होगी वह लगभग समकोण पर मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि यहाँ पर भ्रंश पाए जाते हैं, यहाँ पर चट्टानों के जोड़ लगभग 90 डिग्री पर काटते हैं। इस प्रतिरूप में सहायक नदियों की लंबाई जो होती है बहुत ही छोटी होती है, इसीलिए इस प्रकार की नदियों में आयताकार रेक्टेंगुलर पैटर्न बनता है, क्योंकि इनकी लंबाई बहुत ही छोटी छोटी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कोसी नदी के आसपास
देखिए अगर उदाहरण में आ जाता है, एग्जाम्पल में आता है कि कहां पर आयताकार पैटर्न पाया जाता है, तो देखिए यह है कोसी नदी के आसपास या फिर कृष्णा नदी के ऊपरी भाग में या विंध्याचल में प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार की नदियों का जो प्रतिरूप है वो हमको कोसी नदी के आसपास, कृष्णा नदी के उत्तरी एरिया में या फिर विंध्याचल पर्वत पर दिखाई देती हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए थोड़ा सा इसका फिगर देखते हैं। देखिए यह एक नदी है जो कि अपने उससे बह रही है। यह एक सहायक नदी आई, लगभग ये 90 डिग्री पर मिल रही है, लगभग 90, ऐसा नहीं है कि वहां पर बिल्कुल 90 ही डिग्री हो। यह एक सहायक नदी, यह भी 90 पे लगभग मिल रही है। यह एक सहायक नदी, यह भी 90 पे। तो जितनी भी सहायक नदी होंगी वह सभी नदी इनको 90 डिग्री पर मिलेंगी, इसीलिए इसको कहते हैं आयताकार व समकोण। तो समकोण का मतलब छोटी छोटी नदियां होती हैं जो कि संधियों के चट्टानों के द्वारा मिलकर के बनती हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए अरी अपवाह, रेडियल पैटर्न। जितने भी अभी तक हमने पैटर्न पढ़ाए हैं और जितने भी अभी हमें पैटर्न पढ़ाने वाले हैं, सभी पैटर्नों में ये अरी पैटर्न एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। अरी पैटर्न पूरे एग्जाम की दृष्टि से, जितने भी एग्जाम आते हैं, अगर कोई भी एग्जाम में पैटर्न आएगा तो अरी पैटर्न के आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो इस पैटर्न को हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखिए अरी पैटर्न का मतलब होता है कि ऐसा पैटर्न जिस पैटर्न में नदियों का जो उद्गम स्थान है वह एक गुंबदकार या फिर कोई ज्वालामुखी से बने हुए एक चोटी के द्वारा विभिन्न प्रकार की सरताओं से उत्पन्न होती है। देखिए मान लीजिए यह कोई एक ज्वालामुखी से बना हुआ पहाड़ है या फिर कोई गुंबदाकार है। अब जब बड़ा सा कोई पहाड़ होता है, ये पहाड़ कोई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या फिर 1000 किलोमीटर स्क्वायर नहीं होते, बल्कि कई लाखों किलोमीटर स्क्वायर के बड़े बड़े यह पहाड़ पाए जाते हैं। जब इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं तो क्या होगा, इस पर पानी जब बारिश होगी तो पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो जिस दिशा में जो ढाल होती है उसी दिशा में एक नई सरिताएं बन जाती हैं और एक नई नदी का निर्माण हो जाता है। देखिए इसको पॉइंट से समझते हैं हम। देखिए इसका निर्माण गुम्मद आकार की भू आकृति व ज्वालामुखी शंकु के ढलानों पर विकसित होता है। इस प्रकार का जो पैटर्न है वह उत्पन्न कहां होता है, गुम्मदाकार आकार की भू आकृति व ज्वालामुखी शंकुओं के ढलानों पर। किसी ऊंचाई के केंद्रीय स्थान से नदी चारों ओर बहती है। कोई केंद्रीय स्थान होगा, वहां से चारों ओर नदियां बाहर बहेंगी। इसी प्रकार का जो पैटर्न है जो कि उत्पन्न होता है एक अरी पैटर्न है। देखिए इसे अपकेंद्री अपवाह प्रतिरूप भी कहते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। अपकेंद्री और अभिकेंद्री क्या होता है। अपकेंद्री होता है जब बाहर की ओर ये जाए, यहां का जो पानी है वो बाहर की ओर जाए। अपकेंद्री मतलब बाहर की ओर जाए। अगर कोई ऐसा प्रतिरूप भी हो जो कि अंदर की ओर जाते हैं, राजस्थान में अभिकेंद्री प्रतिरूप बहुत अधिक पाए जाते हैं कि कई प्रकार की छोटी छोटी नदियां आती हैं और एक जगह सभी नदियां पानी गिराती हैं और वहां पर झरनाओं व वहां पर सागरों का निर्माण करती हैं, झीलों का निर्माण करती हैं। कहां पर, राजस्थान में। तो रेडियल जो है वो अरी जो अपवाह है वह एक अपकेंद्री अपवाह है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो अमरकंटक एक पहाड़ी है। अमरकंटक पहाड़ियों के पश्चिम की ओर निकलती है नर्मदा नदी। अगर हम उत्तर की ओर देखें तो निकलती है सोन नदी। अगर हम दक्षिण की ओर देखें तो निकलती है बैनगंगा जो कि गोदावरी की सहायक नदी मानी जाती है। और अगर हम पूरब की ओर देखें तो निकलती है महानदी। तो यह एक अरी पैटर्न का एक उदाहरण है जो कि अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। देखिए गुजरात में गिरनार पहाड़ी से भी इसका उदाहरण माना जाता है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि कहां कहां पर इस अरी पैटर्न है या फिर कहां कहां पर अरी पैटर्न नहीं है, एग्जाम में अगर आ जाता है, पहला है अमरकंटक, दूसरा है गुजरात में गिरनार पहाड़ी, तीसरा है असम में मिकर पहाड़ी और चौथा है कृष्णा नदी के ऊपरी हिस्से में। तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि अरी जो पैटर्न है वह अपकेंद्री टाइप का है। बाहर तरफ नदियां अपने जल को निकालती हैं कोई गुंबदाकार आकृति से। तो पहला जो था अमरकंटक वो सही है, दूसरा जो गिरनार पहाड़ी है वो भी सही है, तीसरा अगर हम कहें कि मिकर पहाड़ी है तो वो भी सही है, और चौथा जो है वो कृष्णा
के ऊपरी हिस्सा है वो इसका सही एग्जाम्पल नहीं है। तो री पैटर्न को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाइए, क्योंकि ये एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी है। जितने भी एग्जाम अगर आप देखेंगे तो ये हर में मिलता है। देखिए, आइए नेक्स्ट देखते हैं, वलयाकार प्रतिरूप, जिसको हम कहते हैं एनुलर पैटर्न। एनुलर पैटर्न को समझने के लिए थोड़ा सा एक आपको समझने की जरूरत है कि कोई एक मुख्य नदी जो होती है उसकी कई महत्वपूर्ण सहायक नदी होती हैं। तो जब कई सहायक नदियां मुख्य नदी के मिलने से पहले एक चापाकार गोलाकार एक संरचना बनाती है, उसी संरचना को हम कहते हैं वलयाकार प्रतिरूप। देखिए, यह एक मुख्य नदी हो गई, यह एक मुख्य नदी हो गई। इस मुख्य नदी में मिलने से पहले ये कई महत्वपूर्ण सहायक नदी हैं। तो यह एक चापाकार गोलाकार संरचना बनाती हैं। यहां पर क्या होता है, गुंबदाकार उच्च भूमि होती है। देखिए, उच्च भूमि होती है तो उच्च भूमि के चारों ओर सहायक नदियां आपस में मिल जाती हैं, और मिलने के बाद जब ये संरचना बनती है तो पूरे पानी को एक जो मुख्य नदी में है वो उसमें जोड़ देती है। तो इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि ऐसी संरचना जिसमें सहायक नदियां एक वक्र व चापाकार मार्ग से होकर के गुजरती हैं। क्वेश्चन आ जाए कि किस प्रतिरूप किस पैटर्न में नदियां व सहायक नदियां मुख्य नदी में मिलने से पहले एक चापाकार व वक्राकार मार्ग से होकर गुजरती हैं। तो उसका ऑप्शन का आपका सही आंसर हो गया, एनुलर पैटर्न में ऐसी स्थिति या फिर ऐसी संरचना बनती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में उत्तराखंड के कुमायूं डिवीजन कहां पर पाई जाती है इस प्रकार की। उत्तराखंड के कुमायूं डिवीजन तमिलनाडु में भी इसमें मिलती है। सामान्यतः इसमें बहुत अच्छे से उदाहरण इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। इंडिया में इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से नहीं पाए जाते हैं। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, अंतःस्थलीय अपवाह। अंतःस्थलीय अपवाह का मतलब होता है, जैसे कि शब्द से ही मिल रहा है, आइलैंड पैटर्न। आइलैंड पैटर्न का मतलब होता है कि जब कोई नदी बहती है, जैसा कि हमने बताया था, जब कोई नदी बहती है तो उसका एक उद्गम स्थान होता है और एक उसका स्थान होता है जहां पर वो है अपने जल को गिराती है, मुहाना बनाती है। तो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि अपने जल को सागर, महासागर, झील व किसी भी महत्वपूर्ण मुख्य नदी में जल नहीं गिराती है। ऐसी नदी जो कि किसी भी सागर, किसी भी महासागर, किसी भी समुद्र, किसी भी झील, किसी भी नदी में अपना पानी ना गिराकर स्थल पे ही विलीन हो जाती है, स्थल में ही गुम हो जाती है। तो देखिए, अंतःस्थलीय अपवाह प्रतिरूप वे होते हैं जिसका जल सागर समुद्र तक जाए ही नहीं, सागर समुद्र तक जाए ही नहीं और पहले ही विलीन हो जाए, पहले ही खत्म हो जाए। इसका उदाहरण इंडिया में एकमात्र नदी लूनी नदी, राजस्थान में निकलने वाली लूनी नदी अपने पानी को मरुस्थल एरिया में पहले ही बंद कर देती है, विलीन कर देती है। देखिए, ये है लूनी नदी, यहां से निकल के आती है लूनी नदी, उसकी ये जवाई नदी सहायक नदी है। ये लूनी नदी यहां तक जाती है। यहां पर जाने के बाद देखिए, ये है राजस्थान और ये है गुजरात। ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया। तो ये देखिए, यहाँ कहने का मतलब है राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर के पहले ये नदी अपने आप ही विलीन हो जाती है। ये अपने जल को ना तो सागर, ना किसी महासागर, ना किसी भी नदी व झीलों में नहीं गिराती है, ये अपने आप ही विलीन हो जाती है। इस प्रकार का जो पैटर्न है उस पैटर्न को हम कहते हैं आइलैंड पैटर्न या फिर उसको कहते हैं अंतःस्थलीय पैटर्न। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और महत्वपूर्ण प्रतिरूप, एक और महत्वपूर्ण पैटर्न, समानांतर अपवाह प्रतिरूप, जिसको हम कहते हैं पैरेलल पैटर्न। देखिए, पैरेलल पैटर्न को समझने के लिए एक छोटी सी हम संरचना को देखते हैं। जब दो व दो से अधिक नदियां आपस में पैरेलल बहती हों, आपस में वो मिलती ना हो, जिनकी स्पीड बहुत तेज होती हो, उस प्रतिरूप को हम कहते हैं समानांतर प्रतिरूप। देखिए, ये इंडिया का मैप है, ये गुजरात तटीय मैदान है, ये महाराष्ट्र आया, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये तटीय मैदान है, वह तटीय तट है उसकी। यहाँ पर था पश्चिमी घाट, इसकी ऊंचाई पूर्वी घाट की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक है।
इसी वजह से पश्चिम घाट से निकलने वाली सभी नदियां पूरब की ओर फ्लो करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि पश्चिमी घाट से निकल के पश्चिम की ओर बहती हैं, जिसमें से नर्मदा और तापी नदी तो भ्रंश में बहती हैं। इसमें मांडवी, ज्वारी जो गोवा में बहती हैं, शरावती नदी और गंगाबेली नदी, पेरियार व भरतपूजा, ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर ही बहती हैं। ये सभी नदियां आपस में मिलती नहीं हैं और कुछ ही दूरी पर यह आपस में बहती रहती हैं, फिर भी नहीं मिलती हैं। तो ये सभी नदियां आपस में एक समानांतर प्रतिरूप का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। अब देखिए, इसका थोड़ा सा एक बिंदु लेके चलते हैं, पॉइंट्स को देखिए। किसी क्षेत्र, तट, प्रदेश की नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हों, ऐसे अपवाह प्रतिरूप को हम समानांतर अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिमी घाट से निकल करके, इसका जो उदाहरण है, पश्चिमी घाट से निकल करके अरब सागर में गिरने वाली कई महत्वपूर्ण नदियां इस प्रकार के प्रतिरूप को बनाती हैं, जिसमें से उदाहरण है सावित्री नदी, मांडवी, चपोरा, भुवारा नदी, गंगावती, शरावती, नेत्रवती, पेनारी व पेरियार नदी। ये कुछ महत्वपूर्ण इसके उदाहरण हैं पैरेलल पैटर्न के, या फिर हम कहें समानांतर अपवाह प्रतिरूप के। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मालाकार अपवाह प्रतिरूप। देखिए, मालाकार अपवाह जो प्रतिरूप है, ये ज़्यादातर नदियों के द्वारा वहाँ दिखाई पड़ते हैं जहाँ पर नदियाँ अपने जल को सागर महासागर में गिराती हैं। यह प्रतिरूप अक्सर उस जगह मिलते हैं जहाँ पर नदियों का जो स्लोप होता है बहुत ही स्लो होता है। देखिए, जब नदियों का स्लोप स्लो होगा तो वह नदियाँ की जो स्पीड होगी बहुत ही स्लो होगी। जब स्लो होगी तो जहाँ कहीं भी नदियों को जाने का जगह मिलती है वहाँ पर वो चली जाती हैं। तो ये पैटर्न मुख्य रूप से भारत की उन नदियों में देखने को मिलता है जो नदियाँ पश्चिमी घाट से पूरब की ओर निकलती हैं, या फिर गंगा नदी व उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए एक बड़े से डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा में देखने को मिलती है। तो देखिए, जब नदियाँ आती हैं, देखिए ये नदी आ रही है, तो ये नदी का स्लोप जो है बहुत ही स्लो है। यहाँ पर कोई स्लोप नहीं है कि कोई बहुत बड़ा गार्ज बन गया हो या फिर इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो, ये बिल्कुल मैदानी है। तो ये नदियों को जहाँ कहीं भी जगह मिल जाती, देखिए ये जगह मिल गई है, देखिए यहाँ से आई ये जगह मिल गई है, देखिए ये जगह मिल गई है। तो जहाँ से भी जगह मिल जाती है वो अपना चली जाती है। देखिए, अगर यहाँ पर हम पश्चिमी घाट की ओर जाते हैं तो इस प्रकार की कोई भी संरचना नहीं मिलती है, कोई भी पैटर्न नहीं मिलता। वहाँ की नदियों की स्पीड बहुत तेज होती है, तो वहाँ पर ये डेल्टा नहीं बनाते, वहाँ पर बनाते हैं ज्वार नदमुख। देखिए, मालाकार अपवाह प्रतिरूप ऐसा प्रतिरूप होता है जब नदियां अपने जल को सागर महासागर में गिराने से पूर्व अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा जैसी संरचना को ही हम कहते हैं मालाकार प्रतिरूप। ये मालाकार अपवाह प्रतिरूप को ही हम गुम्फित प्रतिरूप भी कहते हैं, गुम्फित प्रतिरूप भी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए, इसका जो एग्जाम्पल है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा में दिखाई देता है। इसको हम गोदावरी कृष्णा कावेरी के डेल्टा को में भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अव्यवस्थित जल अपवाह प्रतिरूप। जैसा कि नाम से ही हो रहा है, अव्यवस्थित, पूरी तरह से व्यवस्थित ना हो, ऐसा प्रतिरूप जो कि अव्यवस्थित हो। देखिए, वह क्षेत्र जहां पर बर्फ, जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं हिमालय की ओर, तो वहां पर बर्फ होती है, बर्फ ही पिघल करके जमीन पर आती है और सरताएं बनाती है, और यह क्या बनाती है, सरताएं बना करके यह एक अव्यवस्थित जल अपवाह प्रतिरूप बनाती है। तो देखिए, वह क्षेत्र जहां पर बर्फ पिघलकर धरातल पर छोटी नदियां बनाने लगती हैं। बर्फ पिघली, जैसे ही गर्मी का मौसम आया, टेम्परेचर अधिक होता है तो बर्फ पिघलने लगती है और ये सरता नीचे की ओर हो जाती है। उनका ढाल निश्चित नहीं होता है। ढाल इसलिए निश्चित नहीं होता है क्योंकि हिमोड़ पाए जाते हैं हिमालय में, या फिर जहाँ कहीं भी चोटियाँ होती हैं, बर्फ़ जब आती है तो वहाँ पर बड़ी मात्रा में हिमोड़ पाए जाते हैं। हिमोड़ होने की वजह से यहाँ पर
कोई निश्चित ढाल नहीं होता है। जब निश्चित ढाल नहीं होता है तो इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में सरताएं निकलने लगती हैं, बहुत बड़ी संख्या में सरताएं निकलने लगती हैं। देखिए, यह झीलों में अपना जल गिराती हैं। यह मुख्य रूप से छोटी छोटी नदियां होती हैं। ये छोटी छोटी नदियां होती हैं, ये कुछ ही समय के लिए होती हैं। तो यह अपने जल को झीलों में गिरा देती हैं। इसके कारण जल अपवाह यह एक अव्यवस्थित जल अपवाह सा प्रतीक होता है। जब इनका मन होगा तभी आएंगी। आज ये सरता चल रही है, कल वो सरता चल रही है। तो कहने का मतलब है यह एक बहुत ही अव्यवस्थित अपवाह पैटर्न है। यह पैटर्न का जो मुख्य कारण है, हिमोड़ पाए जाते हैं। हिमोड़ पाए जाते हैं, इस वजह से इसकी जो सरताएं की जो रास्ता है वो क्लियर नहीं होती है। देखिए, निश्चित ढाल न होने के कारण जब अपवाह प्रतिरूप अव्यवस्थित प्रतीक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के लद्दाख क्षेत्र में यह अपवाह प्रतिरूप बड़ी मात्रा में आप इसको देख सकते हैं। कहां पर? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आप इसको देख सकते हैं। देखिए इस तरह की संरचना है, इसका कोई भरोसा, कोई पता नहीं है कि कहां पर ये निकल सकते हैं, कहां पर ये चल देंगे, कहां पर ये नहीं चलेंगे। ये छोटी छोटी सरताएं हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है तो कहां पर ये सरताएं निकल आएंगी। हिमोड़ के कारण ये सरताएं बंद हो जाती। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, खंडित अपवाह प्रतिरूप। ये अंतिम प्रतिरूप है और एक महत्वपूर्ण प्रतिरूप है। देखिए, खंडित अपवाह प्रतिरूप वो प्रतिरूप होता है जो कि बीच बीच में जमीन में विलीन हो जाती हैं। ऐसे अपवाह प्रतिरूप जो कि किसी भी नदी के जल को विलीन कर देती है, नदी के जल को पूरी तरह से आच्छादित हो जाती है। इसके बाद ये फिर नदियां निकल जाती हैं। तो भारत में हिमालय से निकलने वाली नदियां भावर के मैदान में विलीन हो जाती हैं और जैसे ही ये मैदान में निकलती हैं फिर ये दिखने लगती हैं। तो ऐसा अपवाह प्रतिरूप जो कि किसी भी कारणवश नदी विलीन हो जाती हैं, फिर ये निकल आती हैं। इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप को हम कहते हैं खंडित अपवाह प्रतिरूप। तो दोस्तों, आज हमने ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत पाए जाने वाले ड्रेनेज पैटर्न को देख लिया है। तो दोस्तों बने रहिए, धन्यवाद।